नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की, बजट से पहले हुई सर्वदलीय बैठक की, बताएंगे कि क्या एलजेपी भी होगा एनडीए से अलग, जानेंगे कि कैसे बीजेपी का दबदबा कम करेगी जेडीयू, और बुलेटिन के आखिर में बात एक और बैंक के रद्द होते लाइसेंस की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले सियासत गर्व टीएमसी के 3 विधायक पहुंचे दिल्ली। राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। राजस्थान सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की दी सौगात। सरकार ने योजना को बदले हुए नाम के साथ किया रीलॉन्च। अब 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को देगी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। बजट सत्र में आरबीआई जारी कर सकेगा डिजिटल करेंसी, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन करने सहित पेश होंगे 20 बड़े विधेयक। 1 फरवरी को पेश होगा बजट सत्र। सीबीएसई का नया नियम आया, 10वीं में नहीं होगा कोई फेल, छात्र छात्राओं का नहीं होगा साल बर्बाद। आईसीसी ने शनिवार को जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग। बल्लेबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंचे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को एक स्थान का फायदा। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अन्नदाताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है, लेकिन इस बीच गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में हुए हंगामे को लेकर अन्नदाताओं को अफसोस भी है, और इसीलिए आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने उपवास रखा और साथ ही साफ कर दिया कि उनका आंदोलन कृषि कानून की वापसी से पहले समाप्त नहीं होगा। तो आज दिन भर अन्नदाताओं के आंदोलन में क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी और इस परेड में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। एक बार तो ऐसा लगा कि जो आंदोलन अब तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था उसमें शांति भंग हो चुकी है। देश में सद्भावना बिगड़ती दिखी, लेकिन किसान संगठनों ने तुरंत ही हालात को संभाला और सबसे पहले दिल्ली में 1 फरवरी को संसद मार्च तक का जो प्रोग्राम बनाया गया था उसे रद्द किया और गणतंत्र दिवस पर हुई चूक के लिए आज सद्भावना दिवस मनाया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी थी और उन्हीं के अहिंसा और उपवास के सिद्धांतों पर चलते हुए अन्नदाताओं ने आज दिन में उपवास रखा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार उनके आंसुओं की ताकत को देख चुकी है। अब सरकार को कृषि कानून भी वापस ले लेना चाहिए, जिससे किसान हंसी खुशी अपने घर चला जाए। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ये कहते हुए बीजेपी की चिंता बढ़ा दी कि बीजेपी के कई नेता किसानों के समर्थन में पार्टी छोड़ सकते हैं। बीजेपी के कई नेताओं के लगातार फोन उनके पास आ रहे हैं और वो आंदोलन में जुड़ने की पेशकश कर रहे हैं। इधर गाजीपुर बॉर्डर पर आज उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पहुंचे। बिहार में आज अन्नदाताओं के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाई गई थी। किसान मोर्चा में शामिल स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वो यहां से अपमानित और सम्मान गंवा कर वापस नहीं लौटेंगे। हमारी लड़ाई कृषि कानून और एमएसपी को लेकर है और हम अपनी मांगे सरकार से मनवा कर रहेंगे। कृषि कानून का मामला सरकार के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है। एक ओर अन्नदाता अपना आंदोलन तेज करते जा रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष भी खुलकर अन्नदाताओं के समर्थन में उतर चुका है। इस बीच कल से संसद का बजट सत्र भी शुरू हो गया है। सरकार को चिंता है कि अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर विपक्ष के तीखे तेवर सदन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। तो इस बैठक में पीएम ने क्या दावा किया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अन्नदाताओं के आंदोलन से सरकार मुश्किल में फंसी हुई है। उसके लिए कृषि बिल वापस लेना आसान नहीं है, क्योंकि यदि सरकार ने बिल वापस ले लिया तो विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, जो पहले ही इस बिल को अडानी अंबानी का बिल बता रहा था। लेकिन अन्नदाता जिस तरह से बिल वापसी की मांग पर अड़ गए हैं, उससे सरकार परेशानी में फंसी हुई है। आज सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी सरकार की ये परेशानी दिखाई दी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अन्नदाताओं का मसला बातचीत से ही दूर होगा और इसे सुलझाने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशें भी हो रही है। हम अन्नदाताओं को
दिए गए प्रस्ताव पर आज भी कायम है। हम अन्नदाताओं के साथ बातचीत के लिए सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। पीएम ने अन्नदाताओं से बातचीत की बात की तो गाजीपुर बॉर्डर से तुरंत ही जवाब भी आ गया। राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत के लिए अन्नदाता भी तैयार है, लेकिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश न करे। 2 दिन से जो सिंघू बॉर्डर पर हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए। इस बीच विपक्षी दलों ने भी साफ कर दिया है कि वो कृषि बिल की वापसी की बात संसद के दोनों सदनों में पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि वो अन्नदाताओं से बातचीत को तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए आगे कौन आएगा, क्योंकि जो प्रस्ताव सरकार ने दिया उसे तो अन्नदाता खारिज कर चुके हैं। नया प्रस्ताव सरकार दे नहीं रही है। सरकार के इसी अड़ियल रवैये से नुकसान एनडीए को भी हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की कार्यशैली के चलते एक के बाद एक पार्टियां एनडीए को छोड़ती जा रही हैं और अब एक और पार्टी एनडीए से बाहर जाने की तैयारी में है। देखिए ये रिपोर्ट। अन्नदाताओं के आंदोलन का असर एनडीए में भी साफ साफ दिखाई देने लगा है। कृषि बिल को जब संसद में पेश किया गया था तो अकाली दल ने एनडीए छोड़ दिया था और जब कृषि बिल के खिलाफ अन्नदाताओं का आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है तो एनडीए छोड़ने वाले दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो चुका है और 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है। बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक से पहले एनडीए की बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी नहीं पहुंची। हनुमान बेनीवाल तो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो अब एनडीए के साथ नहीं है, लेकिन चिराग पासवान दिल्ली में अभी तक एलजेपी को एनडीए का हिस्सा बताते रहे हैं। हाँ, बिहार में जरूर एलजेपी एनडीए सरकार का हिस्सा नहीं है। एनडीए की बैठक का न्योता चिराग पासवान को भेजा गया था, लेकिन चिराग पासवान एनडीए की बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का पीएम नरेंद्र मोदी से मोह भंग हो रहा है। बैठक में चिराग के ना पहुंचने को लेकर एलजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का दावा है कि एलजेपी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। इसलिए चिराग पासवान को किसी भी स्तर पर एनडीए के कार्यक्रमों या फिर सरकार का हिस्सा बनाने का अगर प्रयास होता है तो ये अनफ्रेंडली एक्ट होगा। अगर एलजेपी एनडीए में आएगी तो हम विरोध करेंगे। एलजेपी भी अगर एनडीए से बाहर होती है तो एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक और पार्टी एनडीए से बाहर जा सकती है, जिससे साफ है कि एनडीए में अब सिर्फ बीजेपी का दबदबा बना रहेगा। लेकिन बात यदि बिहार की हो तो नीतीश कुमार बीजेपी के इस दबदबे को चुनौती देने की तैयारी में है। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भले ही जेडीयू को नुकसान हुआ हो, लेकिन अब पार्टी नए सिरे से मजबूत होती दिख रही है। तो कैसे जेडीयू को मजबूत बना रहे हैं नीतीश कुमार, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि जेडीयू अपने दम पर सूबे में सरकार बनाने का मानदंड नहीं रखती है। 15 साल से सूबे की सत्ता पर राज कर रही जेडीयू पहले नंबर पर आना तो दूर बल्कि तीसरे नंबर पर है। अपने खिसकते वोट बैंक और गठबंधन में बीजेपी के बढ़ते दबदबे की वजह से ही पार्टी को भविष्य की चिंता सता रही है। इसीलिए वो अब पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी के बड़े नेताओं चाहे नीतीश कुमार हो या आरसीपी सिंह, उन्होंने साफ साफ अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि जितना ज्यादा हो सके जनता तक पार्टी के कार्य और नीतीश के विकास कार्यों को पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में जेडीयू ने 41 जिलों में पार्टी के प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर दी है, जो पार्टी के हर कार्य और नीतीश के विकास कार्यों की जानकारी तो देंगे ही, विरोधियों के भी तमाम आरोपों का करारा जवाब स्थानीय स्तर पर भी देंगे। इस लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कई जिलों में विधायक और पूर्व विधायक भी प्रवक्ता बनाए गए हैं। जेडीयू ने तीर को धार देना इसीलिए शुरू किया है क्योंकि सूबे में उसका जनाधार बेहद कम रह गया है और तो और अब तो बीजेपी भी उसे लगातार आंख दिखा रही है। यहाँ तक कि खतरा सीएम नीतीश कुमार पर भी मंडराने लगा है। यही वजह है कि जेडीयू अब फिर से अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में जुटी है। अब देखना होगा कि वो इसमें कितनी कारगर साबित हो पाती है। नीतीश कुमार बीजेपी के दबदबे से निकलना चाहते हैं, लेकिन यूपी में अगले साल किसका दबदबा रहेगा, क्योंकि यूपी में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस समय अन्नदाताओं का आंदोलन चल रहा है और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा इसे भुनाने में जुट गई है। तो क्या है सपा की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासत गर्म है। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। राज्य में अभी से ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। जहां हाल ही में बीजेपी ने जिला प्रभारियों की सूची जारी की, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी किसान समिति का गठन किया है।
पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गठित इस समिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर मंडलों के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता रहेंगे। समाजवादी किसान समिति इस बात पर निगाह रखेगी कि कहीं अन्नदाताओं के साथ अन्याय न हो। सरकारी उत्पीड़न की कार्यवाही की रिपोर्ट ये समिति तैयार करेगी। आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। गणतंत्र दिवस के दिन हुए हंगामे के बाद अन्नदाताओं की चिंता बढ़ती दिखी, लेकिन विपक्ष अन्नदाताओं के समर्थन में खड़ा रहा। वहीं अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अन्नदाताओं के समर्थन में समाजवादी किसान समिति का गठन किया है। अन्नदाताओं के सहारे सपा यूपी में साइकिल दौड़ाना चाहती है। अगले साल यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है, लेकिन यहाँ बीजेपी की चिंता सपा नहीं बल्कि कांग्रेस है। जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है तभी से कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आई है। ये इतिहास बीजेपी को डरा रहा है तो कांग्रेस उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की अगुवाई कौन करेगा, इसको लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। यहां तक कि आलाकमान ने भी किसी नेता के नाम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलें जोरों पर हैं कि पार्टी एक बार फिर हरीश रावत के नाम पर मुहर लगा सकती है। कयासों के इसी दौर की वजह से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थक उन्हें ही चेहरा बता रहे हैं। यही नहीं, हरदा समर्थकों ने तो 2 कदम आगे निकलते हुए ऐलान कर डाला है कि हरदा हमारा आला दोबारा, यानी हमारे हरदा दोबारा आएंगे। ये आज सारा उत्तराखंड लगाए बैठा है। इसी के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने मांग कर डाली कि पार्टी आलाकमान जल्द से जल्द हरीश रावत को चेहरा घोषित कर दे, जिससे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में और बेहतर आ सके। हालांकि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के बयान से हरीश रावत की तमन्नाओं को थोड़ा धक्का जरूर लगा है, क्योंकि इंदिरा हृदयेश ने एक बार फिर से साफ किया कि सीएम का चेहरा गाने से नहीं 2022 में कांग्रेस की जीत के बाद तय होगा। इंदिरा हृदयेश के बयान से साफ है कि कांग्रेस चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेगी, यानी पार्टी अब पहाड़ पर जीत का परचम लहराने के लिए अलग रणनीति अपनाएगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पहाड़ पर कौन चढ़ाई कर पाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात एक और बैंक के लाइसेंस पर आई मुश्किल को लेकर। स्वास्थ्य मुसीबत शुरू होने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल का दौर शुरू हो गया, जिससे देश के तमाम बैंक परेशानी में घिर गए। बाद में आरबीआई ने कई बैंकों पर कार्रवाई की और उनके लाइसेंसों को रद्द कर दिया, और अब एक और बैंक आरबीआई के रडार पर आ गया है। तो किस बैंक का लाइसेंस हुआ रद्द, देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसके अनुसार देश की अर्थव्यवस्था साफ तौर पर चरमराई हुई नजर आ रही है। हाँ, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य मुसीबत पर काबू पाने के बाद अर्थव्यवस्था पर भी सुधार की उम्मीद जताई है। उम्मीद तो खैर आने वाले समय की है, लेकिन फिलहाल बिगड़ती अर्थव्यवस्था के कारण बैंकों पर तनाव जरूर मंडरा रहा है, जिसके मद्देनजर आरबीआई एक के बाद एक बैंकों का लाइसेंस रद्द कर रहा है। और इसी बीच आरबीआई ने महाराष्ट्र के शिवम सहकारी बैंक का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस पर आरबीआई ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है, और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है। आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने के साथ ही डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम 1961 के अनुसार शिवम सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से भारतीय रिजर्व बैंक एक के बाद एक बैंकों पर कार्रवाई कर रहा है, और हर बैंक का लाइसेंस निरस्त करने के बाद यही दलील देता है कि बैंक की वित्तीय हालत खराब है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में पूरी तरह से नाकाम निकली। लेकिन अब आने वाले समय पर सरकार को हालात में सुधार होने की उम्मीद जरूर है। तब तक जनता को और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।